गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और विभिन्न परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 24 जून 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में बने। पहला देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो देखिए, ये विश्व में जो वायु प्रदूषण है उसकी समस्या के बारे में अवगत कराता है। ग्लोबल लेवल पर वायु प्रदूषण से कितनी मौतें होती हैं किस कंट्री में, उसकी भी जानकारी हमें ये देता है। तो ये हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट या स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, ऑप्शन बी, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसको में यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ भी इसमें एक रोल प्ले करता है या इसकी हेल्प इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में करता है। इसमें यह कहा गया है, देखिए, ग्लोबल लेवल पर जितनी डेथ्स होती हैं उसमें सेकंड नंबर पर जो है वो एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन से होने वाली मौतों का आंकड़ा दुनिया में दूसरे नंबर पर है या सबसे बड़ा ये कारक है। नीचे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान यानी हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ की 2024 स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर के अनुसार वायु प्रदूषण मृत्यु के लिए दूसरा सबसे प्रमुख वैश्विक जोखिम कारक है। अगर आप भारत और चाइना को देखेंगे, भारत और चीन में वैश्विक वायु प्रदूषण रोग भार का 54% हिस्सा है। यानी इन दो देशों में ही जितनी भी दुनिया में एयर पॉल्यूशन से डेथ्स होती हैं, 54% डेथ्स भारत और चीन में देखने के लिए मिलती हैं। 2021 में अगर बात करें, भारत में 1,69,400 मृत्यु हुई और 2,37,000 सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो आपकी रेस्पिरेशन या श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं, उसके इतने केस हमें यहां पर देखने के लिए मिले। तो काफी ज्यादा परेशान करने वाली ये रिपोर्ट है अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। इसके अलावा देखिए, इसमें एक और है यूएनईपी। आपको पता होगा, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कीनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है। ठीक है, ये बहुत पूछता रहता है इसलिए मैंने बता दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा कुछ और जो रिपोर्ट्स अभी चर्चा में रही वो देख लेते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ओशन रिपोर्ट यानी वैश्विक महासागर स्थिति रिपोर्ट, तो यूनेस्को का एक टेक्निकल विंग है, इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस या वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। इस बार थीम क्या रही? अवेकन न्यू डेप्थ्स यानी नई गहराइयों को जागृत कर। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट या बाल पोषण रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये मत्स्य पालन से संबंधित रिपोर्ट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में स्थित है। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने रक्षा में गंभीर रूप से जलने की चोटों के उपचार के लिए अपनी तरह का पहला स्किन बैंक लॉन्च किया है? आपको पता है, जब भी आर्मी वगैरह डिफेंस फोर्सेस के जो लोग होते हैं उन पर जब अटैक होते हैं, मान लीजिए बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में, तो उनकी स्किन वगैरह में काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है या जलने की घटनाएं काफी ज्यादा आती हैं, क्योंकि एम्यूनिशन में स्किन को ही काफी नुकसान होता है। तो उसी के लिए इंडियन आर्मी ने या भारतीय सेना ने एक अपनी तरह का स्किन बैंक या त्वचा बैंक लॉन्च किया है। तो भारतीय सेना ने 18 जून को आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में एक अत्याधुनिक स्किन बैंक का उद्घाटन किया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के भीतर पहली बार यह सुविधा सशस्त्र बलों के कर्मियों और परिवारों के लिए गंभीर रूप से जलने की चोटों के उपचार पर केंद्रित है। तो जो मेन फोकस है इसका वो इसी पर है। हाल ही में किस आईआईटी ने क्राउड आई डिवाइस विकसित की है जो तीर्थ यात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर अलर्ट भेज सकती है? आपने देखा होगा, जैसे चार धाम यात्रा है या फिर मथुरा में वृंदावन वगैरह में कभी कभी बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर बढ़ जाती है और उसमें जब भगदड़ मच जाती है तो कई सारे लोगों की मृत्यु उसमें हो जाती है। तो आईआईटी रुड़की ने इसी को रोकने के लिए एक क्राउड आई 9 डिवाइस विकसित की है। उसमें जो उस तीर्थ स्थल की कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा वहां पर तीर्थालुओं या श्रद्धालुओं की संख्या हो जाएगी तो उसमें आपको अलर्ट ये जारी करेगी। तो आईआईटी रुड़की ने ये डेवलप किया है डिवाइस। आईआईटी रुड़की ने यमुनोत्री से शुरू होने वाले 4 धाम तीर्थ स्थलों पर बढ़ते तीर्थ यात्रियों के आवागमन को प्रबंधित करने के लिए क्राउड आई डिवाइस विकसित की है। तो एक इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए डिवाइस है।
हाल ही में किस देश की संसद ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो ये ताजिकिस्तान की संसद ने अभी किया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ताजिकिस्तान की संसद ने, इसके ऊपरी सदन, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा बोला जाता है ऊपरी सदन को, इनके यहाँ बोला जाता है मजलिसी मिल्ली, ने विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया जो मुख्य रूप से हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी परिधानों को लक्षित करता है। और जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस है लोकसभा, लोअर हाउस को यहाँ बोला जाता है मजलिसी नमोयम दागोन। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कानून अभी पारित किया गया है। बात करते हैं अगर ताजिकिस्तान की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो दुशानबे है। ठीक है, दुशानबे। और अगर करेंसी की बात करें तो ताजिक रूबल, ROUBLE, ताजिक रूबल यहाँ की करेंसी है, तो इसको आप याद रखिए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए यानी एनरोलमेंट के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक ग्रामीण बैंक है जो कैनरा बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उसका नाम है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। इसको अटल पेंशन योजना में अच्छी संख्या में एनरोलमेंट के लिए अभी पुरस्कृत किया गया है। बात करें अगर अटल पेंशन योजना की, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत सन 2015 में की गई थी। स्पेशल फोकस इसका जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है या असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं उनके लिए होता है। इसमें आप 18 साल से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, और जब आप 60 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपको इसमें 5000 रुपीज पर मंथ की पेंशन मिलती है। तो एक तरह से आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। हाल ही में खबरों में रहा हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हेमिस जो है वो एक मोनेस्ट्री या बौद्ध मठ भी है, कहां पर? लद्दाख में। तो वहीं पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें काफी खूबसूरत मास्क पहनकर डांस किया जाता है, और इसमें एक डांस होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है छाम। ठीक है, छाम डांस यहाँ पर किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसी फेस्टिवल के दौरान वो होता है। हेमिस फेस्टिवल, जिसे हेमिस सेचु के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म में पूज्य गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह 2 दिवसीय उत्सव लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस मठ को रंग, संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा से जीवंत कर देता है, और इसका मुख्य आकर्षण देखिए क्या होता है? चाम डांस होता है। इसके अलावा देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इंडिया में होते हैं जो संबंधित है, वो मैं बता देता हूं। इसके अलावा लद्दाख में एक देखिए बहुत फेमस होता है ममानी एथनिक फूड फेस्टिवल, ये भी आपका लद्दाख में मनाया जाता है। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल आपने सुना होगा, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लोंगटे। ठीक है, लोंगटे फेस्टिवल, लोंगटे फेस्टिवल को अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति, ठीक है, नीशी ट्राइब या नीशी जनजाति इसको मनाती है। इसके अलावा उड़ीसा के 2 फेस्टिवल अभी चर्चा में है, एक है नुआखाई, नुआखाई एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। इसके अलावा एक और फेस्टिवल है राजा पर्व, राजा पर्व भी आपका उड़ीसा का एक फेस्टिवल है। तो ये कुछ अभी फेस्टिवल हाल ही में चर्चा में रहे। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 23 जून को यह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा कुछ और जो दिवस अभी चर्चा में रहे वो देख लेते हैं। हाल ही में मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या रही? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर में इसमें पार्टिसिपेट किया। नेशनल योग ओलंपियाड, इसका उद्घाटन कहां पर किया? थावरचंद गहलोत जी ने किया था मैसूर में। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस या वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के अगेंस्ट दिवस 12 जून को। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है। तो ये अभी कुछ दिन हाल ही में चर्चा में रहे। हाल ही में खबरों में आई फायर ड्रैगन 480 किस देश की स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल है या सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो चीन की एक ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसके बारे में पूरा आप नीचे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मिसाइल्स अभी जो चर्चा में रही वो मैं आपको बता देता हूं। एक है आपकी मिनटमैन 3, ये यूएसए की एक मिसाइल है जो अभी न्यूज में बनी हुई थी। इसके अलावा पियोलजी, ठीक है, पियोलजी 1 और 2 ये आपकी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स हैं।
रूस की एक मिसाइल अभी चर्चा में है, बुलावा। बुलावा मिसाइल ये रशिया की मिसाइल है, ठीक है। इसके अलावा एक SM-6 स्टैंडर्ड मिसाइल 6, ये भी आपकी यूएसए की एक मिसाइल है, अभी न्यूज में थी। तो ये कुछ हाल ही में अन्य देशों की मिसाइल है जो चर्चा में बनी हुई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म द्वारा 47 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भरोसेमंद प्रमुख समाचार मीडिया ब्रांड है। तो देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया को सबसे भरोसेमंद इस सर्वे के हिसाब से अवार्ड दिया गया है। यहां पर आप पूरा पढ़ सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया भारत में सबसे भरोसेमंद प्रमुख समाचार मीडिया ब्रांड है। और इससे पहले देखिए 2021 और 2022 में भी इसने पहला स्थान हासिल किया था। भारत में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के 48वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है। तो पहली तो एडिशन याद रखिएगा, 48th एडिशन है। यूएसए अमेरिका इसकी मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2016 में भी अमेरिका ने इसकी मेजबानी की थी। कोपा अमेरिका के 108 साल के इतिहास में ये दूसरी बार है जब आयोजन दक्षिण अमेरिका के बाहर किया जा रहा है, ठीक है। वैसे मोस्टली जो इसका सारा अभी तक आयोजन हुआ है साउथ अमेरिका में ही हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो ये 21 जून को मनाया जाता है, जिस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। इस बार इसकी थीम क्या रही? हाइड्रोग्राफिक सूचना, समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देना, ये इसकी इस बार थीम रही। तो यही हमारे करंट अफेयर्स थे जो आज चर्चा में बने हुए थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।